साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था और हमने रेप्लिकेशन तक की सारी स्टोरी को समझ लिया है। जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनना था वो हमारा बन चुका है। तो अब हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हुए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तक की स्टोरी कवर करेंगे। और फिर उसके बाद में जो हमारा कुछ ब्रॉड टॉपिक्स होंगे उनको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके देख लेंगे। तो बेसिकली हमने रेप्लिकेशन को समझ लिया है। अब हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को समझने वाले हैं और बहुत ही ध्यान से धैर्य के साथ अच्छे से देखिएगा। ये भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाएंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे समेटा है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल काइंड ऑफ सेलुलर आरएनए, जो कि आपका एमआरएनए हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ये सिंथेसाइज ऑन डीएनए टेम्पलेट, यानी कि जो डीएनए से जो सिंथेसिस होती है आरएनए की। तो कह सकते हैं कि वो जो टेम्पलेट हमारा काम करेगा वो किसका टेम्पलेट होगा, डीएनए का टेम्पलेट होगा। यानी कि हम डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ के आरएनए के सीक्वेंस को बनाएंगे। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को मैं ट्रांसक्रिप्शन बोलूंगा। यहाँ तक मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। द ट्रांसक्रिप्शन इज इन मैनी वेज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जैसा कि हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर में रेप्लिकेशन से सिमिलर होता है। अगर वो फैक्टर सिमिलैरिटी का पूछा जाए तो दोनों ही सिंथेसिस जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। दोनों की सिंथेसिस में मुझको टेम्पलेट चाहिए होगा। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, डीएनए के सिंथेसिस में अगर आपको याद करने में भी समस्या होती है तो डी से डीएनए और डी से डाई कर लीजिएगा। यानी कि डाई का मतलब दो, यानी कि मुझे दो टेम्पलेट चाहिए होगा और आरएनए के सिंथेसिस में मुझे केवल एक टेम्पलेट चाहिए होगा। तो ये सारी कुछ प्रोसेस होती हैं। बाकी और भी अगर आप खोजेंगे तो बहुत सारी चीजें जो होंगी वो आपको सिमिलर मिलेंगी। लेकिन डिफरेंस क्या है जिससे उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है? तो वन फंडामेंटल डिफरेंस इज दैट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द इंटायर डीएनए टेम्पलेट इज कॉपीड होता है, बट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए जो होता है वो कॉपी होता है। तो कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन से हम उठाकर आरएनए की सिंथेसिस करेंगे, बाकी टेम्पलेट वाली भी स्टोरी हमारी रहेगी। द डीएनए स्ट्रैंड हुज बेस सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट आरएनए एक्सेप्ट टी इन द डीएनए एंड यू इन द आरएनए। तो अगर आपसे डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस पूछा जाता है उसमें ये भी होता है कि अगर मैं बेस के फॉर्म में बात करूं तो आरएनए के पास यूरेसिल होता है और डीएनए के पास थाइमीन होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है। तो जब मैं इसके रिगार्डिंग एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक आरएनए पॉलीमरेज का 2019 में जो डीबीटी का क्वेश्चन आया था वहां पे मैंने इस पार्ट को एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप आरएनए के सीक्वेंस को पहचानेंगे, मतलब सेंस स्टैंड, नॉन कोडिंग टेम्पलेट। तो उन सारी चीजों को मैंने वहां पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डीएनए का वह स्टैंड जो आपका आइडेंटिकल होगा ट्रांसक्रिप्ट आरएनए के एक्सेप्ट टी इन द यू दैट कैरियर कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको मैं सेंस या कोडिंग स्टैंड बोलूंगा। और अदर डीएनए स्टैंड ऑन विच आरएनए, जिसको मैं ट्रांसक्राइब करूंगा और हुज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री होगा ट्रांसक्रिप्ट आरएनए के, उसको मैं टेम्पलेट या नॉन कोडिंग बोलूंगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं इसको एक तरीके से वापस से अगर मैं आपको समझा दूं तो देखिए, मेरे पास डीएनए में दो स्ट्रैंड होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आरएनए बनाऊंगा तो मेरे पास केवल एक स्ट्रैंड होगा। ठीक है। आरएनए जो मुझे बनाना है वो मुझे 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना है। सिंपल सी कहानी, समझते जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा धैर्य के साथ। तो आरएनए जो है वो मेरे को 5 to 3 बनाना है। तो मैंने आरएनए 5 to 3 बनाया और 5 to 3 बनाने के लिए मुझे जो टेम्पलेट चाहिए होगा वो मुझे 3 to 5 चाहिए होगा। इस आरएनए जो मेरा बना हुआ है इसका सीक्वेंस डिट्टो सेम होगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले के। समझ में आ रही है? और ये जो सीक्वेंस एकदम सेम होगा, लेकिन एक जगह डिफरेंस होगा कि डीएनए में थाइमीन होगा, आरएनए में मेरा यूरेसिल होगा। तो जब सारी चीजें यहाँ पे सेम आ जाती है तो मैं इसको तो पहली बार नॉन टेम्पलेट बोलूंगा, इसको मैं टेम्पलेट बोलूंगा। ठीक है। तो जो मेरा नॉन टेम्पलेट होगा उसका सारा सीक्वेंस मेरे से मैच खा रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बताइए, मैं उसको क्या बोलूंगा? उसको मैं कोडिंग स्टैंड भी बोल सकता हूँ क्योंकि जितने भी कोड्स हैं वो सेम है, या मैं इसको सेंस भी बोल सकता हूँ। ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट जो रहेगा वो, जो मेरा टेम्पलेट रहेगा वो मेरा नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कहानी है जिसके तरीके से आप सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और इसके लिए अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो एक पर्टिकुलर वीडियो ही डेडिकेटेड है जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं कि कैसे आप सीक्वेंस को देखते हैं, मतलब कैसे आप सीक्वेंस को पहचानेंगे अगर आपसे कह दिया। ठीक है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई।
दस विद इन अ जीन ओनली वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड स्टैंड इज नॉर्मली ट्रांसक्राइब्ड होता है इनटू द आरएनए, यानी कि आपका एक स्टैंड जो होगा वो आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड होगा। तो ये कहानी मुझे समझ में आ गई। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके लिए राइज होता है कि आप व्हाई बोथ द स्टैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिमिलर आंसर। अगर आपसे पूछा जाए या एग्जाम में क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए या मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि अगर मैं डीएनए के दोनों स्टैंड को अगर मैं कॉपी करके आरएनए बना दूंगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, क्यों सिस्टम नहीं कर रहा है। तो इसका जो पहला आंसर है वो ये है कि अगर बोथ स्टैंड को मैं टेम्पलेट मान लूंगा तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकली। कहने का मतलब अगर मैंने दो स्टैंड को कॉपी करना शुरू कर दिया तो एक इससे आरएनए मेरा बनेगा और एक इससे आरएनए बनेगा इस स्टैंड से। यहाँ पर कोई सीक्वेंस होगा, यहाँ पर कोई सीक्वेंस होगा, और कॉम्प्लीमेंटरिटी देने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर जी है तो यहाँ सी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ ए आएगा। तो यानी कि मेरे दो डीएनए टेम्पलेट से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उससे मुझे दो डिफरेंट आरएनए मिल गए। अब ये दो डिफरेंट आरएनए दो डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे जो कि एक ही डीएनए से आ रहे हैं। तो ये कहानी गलत हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो यानी कि इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, hence one segment of the DNA would be coding for two different protein and this would complicate the genetic information transfer machinery, जो कि मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि क्यों आप दो स्टैंड को टेम्पलेट नहीं मान रहे हैं तो इसका सिंपल सा आंसर देंगे कि अगर मैं दो स्टैंड को टेम्पलेट मान लूंगा तो दो डिफरेंट आरएनए बनेंगे ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, और जिसकी वजह से क्या होगा मेरे दो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे जो मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा ये मेरा पहला कारण हो गया। दूसरा कारण की मैं बात करूं, अगर मैं दो आरएनए मॉलिक्यूल को साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कराऊंगा जो कि कॉम्प्लीमेंटारिटी या ईच अदर के कारण क्या होगा, वुड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि क्या होगा कि आरएनए जो है अगर जब ये साथ साथ बनेंगे तो इनमें उलझने की संभावना बढ़ जाएगी। उलझने की संभावना का मतलब ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकते हैं, और जो कि आपने पढ़ा होगा एक्सेप्शनल केस को अगर आप छोड़ दीजिए तो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है और आरएनए जो होता है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड में रहना चाहिए। तो अगर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो उससे क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, मतलब सिस्टम सही से चल नहीं पाएगा। आरएनए का डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होना चाहिए। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड, जिससे आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा इनटू द प्रोटीन एंड दैट एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, जिससे मेरा ट्रांसक्रिप्शन होने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बेसिक बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन में मैंने ये समझा कि मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है, डीएनए में मुझे दो टेम्पलेट मिलेगा, आरएनए में एक टेम्पलेट मिलेगा, दोनों की सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में मैं करा दूंगा। बाकी मैंने कोडिंग नॉन कोडिंग को समझ लिया। इसके बाद क्यों नहीं मुझे दोनों स्टैंड को मैंने क्यों नहीं लिया एज अ टेम्पलेट, तो उसकी कहानी भी मुझे सर ने समझा दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है सर। अब अगर आगे मैं बात करूं जो कि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरे वीडियो में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको एक थंबनेल में ही ऐसा ही फिगर दिख जाएगा। तो उस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको बताऊंगा, फिर मैं मैकेनिज्म की तरफ जाऊंगा कि ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट में केवल एक तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है और उसके पास समझ लीजिए कि सर्वज्ञ है, उसके पास सारी एक्टिविटी होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक का आरएनए पॉलीमरेज होता है उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक आपका कोर एंजाइम होता है, एक आपका सिग्मा फैक्टर होता है। कोर एंजाइम में आपका अल्फा के दो यूनिट होते हैं, बीटा और बीटा डैश होता है, याद रखिएगा। बीटा बीटा डैश और ये आपका अल्फा 2 यूनिट होती है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और जब ये आपका सिग्मा फैक्टर आके जुड़ जाता है तो ये आपका एक प्रकार का होलो एंजाइम बन जाता है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द करेक्ट इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये बात मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताई थी, जो कि यहाँ पे एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि ये करेक्ट इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो क्या आपका आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी? तो इसका जवाब है आरएनए की सिंथेसिस होगी लेकिन वो गलत पोजीशन से हो जाएगी। तो जो आपकी एक स्पेसिफिसिटी प्रदान करता है वो आपका सिग्मा करता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गहरी बात मैंने बताई है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोट में मुझे समझ में आ गया कि एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होगा जो सभी प्रकार के आरएनए को सिंथेसाइज कर देगा। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज में कोर एंजाइम में अल्फा अल्फा बीटा डैश ये सारी यूनिट्स को मैंने देख लिया। बाकी एक इसमें ओमेगा भी होता है, और ये सारी चीजें जब आपकी मिलती हैं, मतलब देख लीजिए जो आपका ई कोलाई है यहाँ पे आपके 5 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है, बीटा बीटा डैश अल्फा अल्फा और एक आपका ओमेगा होता है। और जब ये आपके सिग्मा से जुड़ता है तो ये आपका सिग्मा फैक्टर बन जाता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा
जाएगा कि कोर एंजाइम कौन सा है, तो यहाँ पे बीटा बीटा डैश अल्फा अल्फा ओमेगा हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि सिग्मा फैक्टर मैंने जोड़ दिया, तब ये आपका कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज बनता है, जिसको मैं होलो एंजाइम कहूंगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में आपके 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। डीबीटी जीआरएफ में इसी इसी चार्ट से समझ लीजिए 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। एक बार वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा और एक आपका मैचिंग में पूछा था। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो आपका प्रिकर्सर होता है, एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा या एचएनआरएनए की सिंथेसिस करेगा। पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो आपके राइबो ट्रांसफर आरएनए के लिए होता है। और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो फर्स्ट से सिंथेसिस होता है, लेकिन एक आपका राइबोसोमल आरएनए जो एक्सेप्शन है 5S आरएनए है, वो आपका थर्ड से होता है। तो इतनी कहानी को याद रखिएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों को भी चार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर चार्ट को आपको रट कर जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स की एक तरफ अगर हम चलते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में अगर मैं बात करूं, तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है वो डीएनए का सेगमेंट होता है जो डिफाइन करता है। उसमें 3 रीजन होते हैं। एक आपका प्रमोटर होगा, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज हमेशा आके बाइंड करता है। प्रमोटर पे याद रखिएगा जहां से कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है। फिर आपके स्ट्रक्चरल जीन होंगे जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना होगा, और एक आपका टर्मिनेटर होगा जहां पे आपके स्टॉप कोडॉन्स वगैरह होंगे। ठीक है, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कोडॉन की नहीं बात आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर होगा जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। कहानी समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं, जो कि यहाँ पे दिया गया है, जो टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट वाली स्टोरी हो गई। जो पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए वो मुझे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मुझे चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी कहानी आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसकी मुझे कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, यहाँ पर मुझे जो समझना है वो मुझे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स के बारे में समझनी है कि द स्ट्रेच ऑफ द डीएनए ऑन विच आरएनए ये ट्रांसक्राइब्ड, इसको मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहूंगा। हाउ डज द आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है, हाउ डज इट नो विच डीएनए स्टैंड को ट्रांसक्राइब करना है, और कैसे स्टार्ट और कैसे स्टॉप होगा। तो अब हम इस पहलू पे चर्चा करने वाले हैं, जिसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, कह रहा है ईच ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैज ए स्टार्ट साइट वेयर आर ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट होता है, और एक आपका टर्मिनेटर साइट होगा जहां पे खत्म होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी चीज की कोई शुरुआत होगा तो अंत भी होगा, बिल्कुल सही बात है। अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट साइड इज अ डीएनए सीक्वेंस, जिसको मैं प्रमोटर कहूंगा। यानी कि इधर का जब आप कभी भी ऐसे डिजाइन करेंगे, तो इधर आपका अपस्ट्रीम होगा, इस साइड में आपका अपस्ट्रीम होगा, और इस साइड में आपका डाउन स्ट्रीम होगा। समझ रहे हैं। तो अपस्ट्रीम साइड पर आपका डीएनए सीक्वेंस होता है, जिसको मैं प्रमोटर बोलूंगा, जिसको रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और जाके उस पे बाइंड करेगा और इनिशिएशन करेगा। तो ये आपसे पूछा जाता है कि प्रमोटर पे आके कौन बाइंड करेगा, तो प्रमोटर पे आके मेरा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। इसके बाद, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग द बाइंडिंग साइट फॉर द पॉलीमरेज, द प्रमोटर आल्सो टेल्स द पॉलीमरेज वेयर टू स्टार्ट सिंथेसिस एंड इन विच डायरेक्शन टू प्रोसीड। यानी कि प्रमोटर केवल बाइंड नहीं कराता आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को ये भी बताता है कि तुमको किस दिशा में जाना है। यानी कि उसको गाइड भी करता है कि आपको किस तरीके से सिंथेसिस करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है। विद इन प्रमोटर, एक आपका मोस्ट कॉमन कॉन्सेशन सीक्वेंस होता है, जिसको मैं टी बोलूंगा, जो आपका प्रिमनोव बॉक्स होता है इन द बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, इनिशियल मेल्टिंग ऑफ द डबल हेलिक्स होता है। यानी कि आपका एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है, मतलब ये आपका कॉन्सेशन सीक्वेंस क्या होता है, ये आपका सीक्वेंस होता है जो आपका पर्टिकुलर पाया गया है कि इसी सीक्वेंस से आपकी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है। तो बैक्टीरिया कह लीजिए, और बैक्टीरिया जो है वो आपका क्या है भैया, प्रोकैरियोट है। तो याद भी मैं करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पी से प्रोकैरियोट और पी से क्या होता है, प्रिब्नो बॉक्स होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछली बार। ठीक है, तो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में मेरे पास क्या होगा, प्रिब्नो बॉक्स होगा। बाकी यूकैरियोटिक में मैं भी आपको आगे चल के दिखा दूंगा कि वहां पे मेरा कौन सा बॉक्स होगा। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपका प्रमोटर हो गया, आरएनए कोडिंग जीन्स हो गए, जिसको मैं स्टार्टिंग कह दूंगा। ठीक है, और बीच में जाके मुझे टर्मिनेटर मिल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इस दिशा में स्टार्ट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये टेम्पलेट हो गया, जो आपका 3' टू 5' सीक्वेंस है। ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, एज ए टेम्पलेट मानूंगा। जो आपका टेम्पलेट होगा वो आपका नॉन कोडिंग होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो आपका कोडिंग होगा, सेंस होगा, क्योंकि उसका सारा सीक्वेंस 5 to 3 आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट से मैच खाएगा, एक्सेप्ट थाइमीन की जगह अब मुझे आरएनए में यूरेसिल देखने को मिलेगा। तो ये भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है,
तो बिल्कुल समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि मेरे को यहाँ से जो दो बातें सीख कर जानी है, अगर मुझसे पूछेगा प्रोकैरियोट में कौन सा बॉक्स है, तो मैं कहूंगा प्रिब्नो बॉक्स है। उसका सीक्वेंस क्या है, टी ए डबल ए टी लगा देना, टैट करके लगा देना, जैसे भी याद करना चाहो याद कर लो। जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आपकी दिशा दशा को निर्धारित करेगा कि कैसे आपको सिंथेसिस करानी है आरएनए पॉलीमरेज को, और मेल्टिंग कराएगा। दुनिया भर की चीजें जो होती हैं वो आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होगा वो आपका ये आपका करवाएगा। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पे देखना चाहूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको देखते जाइए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब इसको समझिएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिए। इस पूरे लेक्चर में आपके 4-5 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। बाकी एक स्कीम आपका और बना है, स्कीम रिप्रेजेंटेशन जो आपका फिगर है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। प्रमोटर हो गया, जहां पे ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट होगा। हमेशा आपको दिमाग में बैठाना है, ट्रांसक्रिप्शनल हमेशा स्टार्ट साइड जो होगा वो मेरा प्रमोटर होगा, बीच में स्ट्रक्चरल होगा, बाकी मेरा टर्मिनेटर होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस पैराग्राफ को अगर मैं रीड करना चाहूं तो इसको भी मैं एक बार रीड कर लेता हूं। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। द प्रमोटर इज सेड टू लोकेटेड टुवर्ड 5 प्राइम एंड पर होगा, जो कि आपका अपस्ट्रीम होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो आपको प्रमोट कराएगा वो आपका अपस्ट्रीम पर होगा या आपसे थोड़े ऊंची पोजीशन पे होगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन होगा, जिसको मैं पोलैरिटी के आधार पे मैंने उसको समझ लिया है। बाकी टर्मिनेटर जो होगा वो आपका 3 प्राइम एंड पर होगा। वही सारी कहानी यहाँ पे बताया गया है। बाकी आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा, तो मुझे इसमें अभी कोई ऐसी विशेष बात नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अगर मैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट और जीन के बारे में बात करूं, फिर मैं रेप्लिकेशन सॉरी फिर मैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे आऊंगा। तो जीन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जो कि आपका पर्टिकुलर पार्ट जो आपका इनहेरिटेंट करता है डीएनए का, वह भाग होता है। तो ये सारी चीजों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझा था। इसके बाद there is no ambiguity that the genes are located on the DNA. It is difficult to literally define a gene in the terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA या ribosomal RNA molecule are also defined as the gene. तो हालांकि जीन के रिगार्डिंग ऐसा भी कहा गया है कि जो आपका डीएनए का सीक्वेंस जो आपका अल्टीमेटली जाके ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए बनाए, उसको भी हम जीन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो आपका पर्टिकुलर जाके टीआरएनए के साथ जाके आपका क्या बनेगा, टीआरएनए ट्रांसलेशन वगैरह के साथ होके फिर राइबोसोमल आरएनए के डिफाइन करेगा, और फिर जाके आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो उसको भी मैं कह सकता हूं कि आपका जो सीक्वेंस है वो आपका जीन हो सकता है। However, by defining a cistron, cistron जो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन होती है उसको मैं सिस्ट्रॉन बोलता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इसका डिफिनेशन बताऊं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन जो होती है वो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं सिस्ट्रॉन कह सकता हूँ। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आपकी पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कराएगा। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होता है वो आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है और आपका पॉली भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली इन द बैक्टीरिया जो होता है वो आपका पॉली होता है। तो यहां पर भी मुझे याद करने में दिक्कत नहीं आएगा। पी से प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी से कौन सा बॉक्स था, प्रिब्नो बॉक्स था। ट्रिपल पी याद हो जाएगा। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है वो यूकैरियोट्स में होता है। अब इनका मतलब क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब बैक्टीरिया के पास कम चीजें हैं, कम सुविधाएं हैं। तो वो क्या करता है कि वो एक ही मतलब इससे क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से क्या करता है, वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड को बनाता है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉलीसिस्टोनिक बोलता हूँ। और मैं यूकैरियोटिक हूँ, जो कि मेरे पास सुविधाएं बहुत ज्यादा है, मेरे सिस्टम में जीन्स ज्यादा है, और क्या कह सकते हैं कि मेरे पास दुनिया भर की चीजें मेरे पास अच्छी अच्छी हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, सब कुछ है। तो मेरे पास लिबर्टी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा एक जीन जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए डेडिकेटेड होता है। तो इसलिए मेरा क्या है, मेरा मोनोसिस्ट्रॉनिक है। तो अगर याद करना चाहो, एम से मैमल होता है, जो कि हम मैमल क्लास में आते हैं, और हम क्या हो गए, मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गए। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इन यूकैरियोट द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है, जिसको मैं स्प्लिट कहता हूँ। ठीक है, यानी कि जो हमारा कोडिंग सीक्वेंस, यानी यूकैरियोटिक के केस में क्या है कि हमारे पास कुछ इंटरप्शन सीक्वेंस है, जो कि मुझे स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब उसको मैं स्प्लिट जीन्स वगैरह कहा जाता है, जो कि प्रोकैरियोट ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो प्रोकैरियोट क्या है कि वो ज्यादा दुनियादारी में नहीं फंसता है, लेकिन हम क्या है, हम बहुत ज्यादा राजा साहब हो गए। तो हमने अपने एक जीन को डेडिकेट कर दिया एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, और मेरे पास स्प्लिट वाली कहानी आ गई। ठीक है, द कोडिंग सीक्वेंस जो मेरा होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोडिंग सीक्वेंस जो मेरा एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है उसको मैं एक्सॉन बोलता हूँ। और एक्सॉन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन द मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए।
तो अगर आपसे दूसरे तरीके से घुमा के पूछा गया कि प्रोसेस्ड आरएनए यानी कि जो आपका मैच्योर आरएनए बनेगा उसमें क्या आपको एक्सॉन देखने को मिलेगा, तो भैया बिल्कुल देखने को मिलेगा। एक्सॉन जो होता है वो आपका इंटरप्टेड होता है, बीच बीच में वहां पे इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। इंट्रॉन क्या होते हैं, आपके इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि अपीयर नहीं होते हैं जब आपका आरएनए प्रोसेस होके निकलता है। ठीक है, तो ये कहानी जो होती है, मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ, ये प्रोकैरियोट्स की बात नहीं चल रही है। यूकैरियोट ने क्या किया, अपना मोनोसिस्ट्रॉनिक बनाया जिसकी वजह से इनको एक्सॉन भी मिल गया, इनको एंट्रॉन भी मिल गया। अब एंट्रॉन को जब यहां से हटाना है तो उसके लिए आपका स्प्लाइसिंग होगा। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ द डीएनए सेगमेंट। तो ये सारी कहानी है। बाकी आपको केवल यहाँ पे सिस्ट्रॉन याद रखना है जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन हो गया भैया। और उसके बाद मेरे को जो याद रखना है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और एक्सॉन, इंट्रॉन। इसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस, हेंस सम टाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड आर रेगुलेटरी जीन्स इवन थ्रो द सिमिलर डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। तो खैर इतने बात पे आपको नहीं जाना है, बहुत ज्यादा इसमें फंसना नहीं है, ये समझ लिया मैंने। अब अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और मैं अब कैसे आपकी सिंथेसिस होती है, समझ रहे हैं भाई। अब इस बात पे आइएगा कि अब मैं प्रोसेस को आपको समझाने जा रहा हूं और हम अभी प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका 2-3 स्टेप में होता है। सबसे पहले किसी चीज का इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन का मतलब है कि आपका डीएनए का हेलिक्स है, आरएनए पॉलीमरेज मेरा एंजाइम है जो कि क्या करेगा, प्रमोटर रीजन पे आके डीएनए के बाइंड करेगा और सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, इसको स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि प्रमोटर को पहचानने में हेल्प कराएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो। प्रमोटर रीजन मतलब आपका डीएनए का डबल हेलिक्स है। आरएनए पॉलीमरेज की जिम्मेदारी है आरएनए की सिंथेसिस करना। दूसरी बात, अगर आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम पूछा गया तो मैं कहूंगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए के टेम्पलेट को रीड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका सिग्मा फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ होगा जो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। इसके बाद इलोंगेशन स्टेप में क्या होगा, आपका बबल्स के फॉर्मेशन में वो पर्टिकुलर लोकेशन ओपन हो जाएगा और एक आपका आरएनए का थ्रेड जो होगा यहां से निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पर आपका टर्मिनेटर रीजन है। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे ये पहुंचता है तो वहां पे कुछ आपके रो फैक्टर होते हैं जिसकी मदद से आरएनए जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है और आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब इसी को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं जो कि इस पैराग्राफ पे क्या लिखा हुआ है। द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसक्रिप्शन। इन बैक्टीरिया सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज प्रमोटर को करता है और उस पर बाइंड कराता है। जैसे ही प्रमोटर बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो होता है वो बिगिन कर देता है अनवाइंडिंग को, जो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानेगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रिबनाउ सीक्वेंस जो होता है, यानी कि टी होता है। इट अनवाइंड्स अ डीएनए सेगमेंट अप्रोक्सीमेटली 17 बेस पेयर लॉन्ग, यानी कि 17 बेस पेयर तक ये खोलता हुआ जाता है, टू बिगिन द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए पॉलीमरेज पेयर द बेसिस ऑफ एन इनकमिंग राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आपके आते हैं, याद रखिएगा, विथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे एट द स्टार्ट साइट ऑन द डीएनए टेम्पलेट। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हमने डीएनए की सिंथेसिस पढ़ी थी वहां पे मुझे एक प्राइमर की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझे ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए मुझे पॉली प्राइमर की आवश्यकता नहीं है। द नेक्स्ट राइबो न्यूक्लियोसाइड, और याद रखिएगा यहाँ पे आपके बहुत सारे दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये बेसिक डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आपको पता होगा। तो जो आपके इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपका डराइव हो सकता है, याद रखिएगा, जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उस पर्टिकुलर चीजों के। ड्यूरिंग दिस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेकंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड, जो कि ऐड करेगा 3 प्राइम ओएच एंड ऑफ द फर्स्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड बाई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आरएनए पॉलीमरेज किसका बॉन्ड बना देगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, जो कि हमने डीएनए के रेप्लिकेशंस में भी देखा था, जो कि आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में मेरा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ही बनेगा। ड्यूरिंग दिस, बीटा एंड गामा ऑफ द 3 फॉस्फेट ग्रुप आर क्लीव्ड कर दिए जाते हैं, जो कि पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो ये मेरा कहानी हो जाएगा, यानी कि अल्फा सब यूनिट्स के हिसाब से वो जाती हैं, बाकी बीटा गामा हमेशा जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। द सिग्मा सब यूनिट इज यूजुअली रिलीज्ड आफ्टर इनिशिएशन। तो सिग्मा जो होगा वो इनिशिएशन के बाद हटा दिया जाता है। इलोंगेशन में आपका सिग्मा नहीं होता है, क्योंकि सिग्मा का काम केवल और केवल प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कराने का काम है और इनिशिएशन कराने का काम है। तो कहानी समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब ये मेरा इनिशिएशन हो गया।
अब अगर मैं इलोंगेशन की तरफ जाता हूं, द रीजन कंटेनिंग द आरएनए पॉलीमरेज डीएनए एंड ग्रोइंग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, इसको मैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल बोलता हूं। तो यानी कि जो आपका ये खुल गया है, तो इस खुलने वाले में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज है, मेरे पास डीएनए है क्योंकि मैं डीएनए को ही कहानी सुना रहा हूं, और ग्रोइंग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, यानी कि इसी रीजन से आरएनए बनता हुआ जा रहा है। तो ये मेरा क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि ट्रांसक्रिप्शनल बबल में क्या क्या चीज है, तो मैं क्या आंसर करूंगा, मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज है उस स्ट्रक्चर में, देख सकते हैं आप। ग्रोइंग आरएनए आपका ये वाला स्ट्रैंड है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका डीएनए जो खुला हुआ है वो तो है ही है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। द आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रोग्रेसिवली एंड अनवाइंड द आरएनए एट द लीडिंग एज ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल बबल। याद रखिएगा, जब मैंने रेप्लिकेशन कराया था तो मैंने को हेलिकेज चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, सुन लो कान खोल के। वहां पे मुझे हेलिकेज भी चाहिए था, वहां मुझे टोपो आइसोमरेज भी चाहिए था, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एक शानदार कह सकते हैं कि शक्तिमान वाला एंजाइम है। इसको ना हेलिकेज की आवश्यकता है, ना इसको टोपो आइसोमरेज की आवश्यकता है। तो ये क्या करता है कि ये खुद ही सक्षम है डीएनए को अनवाइंड करने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज ऐसा कौन सा एंजाइम है बैक्टीरिया में या ट्रांसक्रिप्शन के समय जो सारा काम खुद कर लेता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि द आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द टेम्पलेट स्टैंड प्रोग्रेसिवली एंड अनवाइंड द डीएनए। याद रखिएगा, इसके पास खुद अपनी सारी एक्टिविटी है जो कि करता जाएगा, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल बबल्स पे। इट ज्वाइन न्यूक्लियोटाइड टू द 3 प्राइम ओएच ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट। As the elongation of RNA chain continue, the RNA molecule peels away from the DNA template and the DNA double helix reform behind transcriptional bubble. तो ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरियल सेल्स एट 37 डिग्री इज अबाउट 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट होता है उसमें बैक्टीरिया में 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जो होते हैं वो आपके ऐड होते हैं। तो ये कहानी आपको याद रखना होगा, बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो अगर मैं इसको फिगर के माध्यम से अगर मैं समझाना चाहूं, जो कि आपका इलोंगेशन स्टेप हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आपके ऐड हो आ रहे हैं, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे रीवाइंडिंग है, कोडिंग स्टैंड है, आरएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज का मूवमेंट है, अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फिगर में बहुत ही अच्छे से देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट किस तरीके से आपके 3 प्राइम ओएच ग्रुप पर ऐड हो रहे हैं, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आप आसानी से यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है। अब थोड़ा-सा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ कि टर्मिनेशन कैसे होता है। अब बात आती है टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन जो होता है, द इलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन कंटिन्यू टिल द आरएनए पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर सीक्वेंस, यानी कि इलोंगेशन स्टेप में आरएनए चेन इलोंगेट होता रहेगा जब तक कि वो टर्मिनेटर तक ना पहुंच जाए। आरएनए डीएनए हाइब्रिड हेलिक्स विद इन ट्रांसक्रिप्शनल बबल डिसोसिएट एज आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर सीक्वेंस, यानी कि जैसे ही आरएनए डीएनए का हाइब्रिड जो आपका बना हुआ है, क्योंकि अभी जब डीएनए से सिंथेसाइज कर रहे हो ना, तो जब ये सिंथेसाइज होके बन रहा है तो यहाँ पे एक आरएनए डीएनए का हाइब्रिड हुआ है, ठीक है। यही रीजन जो है ये आपका आरएनए डीएनए का हाइब्रिड है। तो जैसे ही ये रीजन आपका टर्मिनेटर साइट पे आएगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आपका हट जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए एंड द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रिवाइंड कर जाएंगे एंड न्यूली सिंथेसाइज आरएनए चेन गेट रिलीज हो जाएगी। तो जैसे ही ये अलग होगा, वैसे ही जो आपका डीएनए होगा वो आपका आपस में जुड़ जाएगा। इन प्रोकैरियोट टर्मिनेशन जब होता है तो आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर रो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, मुझे प्रोकैरियोट में जब टर्मिनेशन कराना होगा तो मुझे रो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसको मैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलता हूं इन द सम केस, व्हाइल इन द अदर इट इज टर्मिनेटेड विथ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो कहीं पर आपका रो इंडिपेंडेंट देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे से पूछा गया कि रो प्रोटीन मुझे किसके लिए चाहिए, तो मुझे बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कराने के लिए मुझे एक रो प्रोटीन की आवश्यकता है, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब यहाँ पे रो फैक्टर आके जुड़ गया, तब यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो कहानी स्टोरी समझ में आ रही है। इन प्रोकैरियोट अ ग्रुप ऑफ जीन इज ऑफन ट्रांसक्राइब्ड इन अ सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल, जिसको मैं पॉलीसिस्टोनिक बोलूंगा, जो मैंने ऑलरेडी समझ लिया है। इट इज प्रोड्यूस व्हेन अ सिंगल टर्मिनेशन सीक्वेंस इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेवरल जीन दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर। इन प्रोकैरियोट सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, यानी कि जो आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पहले लेक्चर में, कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपका कपल्ड प्रोसेस होता है, और वो ज्यादा, समझ रहे हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं है, तो ज्यादा वो मतलब दिक्कत नहीं करते हैं। तो वो आपका एक्टिव एमआरएनए बनता है। बिकम एक्टिव होने के लिए कोई इनको प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है, जो अभी आप यूकैरियोट्स में देखेंगे कि हमारे
जब आपका एमआरएनए बनेगा तो मुझे उस पे कैपिंग भी करनी होगी, उसकी टेलिंग भी करनी होगी, सब कुछ मुझे करना होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये याद रखिएगा प्रोकैरियोट में सारा प्रोसेस जो है, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, तो वहां पे साइमल्टेनियसली बताया जाता है, ठीक है। मैनी टाइम्स इन द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इस पे स्टार लगाना चाहो मेरे तरफ से लगा लो, ठीक है। इंटरव्यू, एग्जाम, क्वेश्चंस हर जगह पूछा जाता है, और शायद अभी एएसआरबी का जो आपका पेपर हुआ है बच्चों का हमारे, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोटेक के पेपर में आपसे पूछा गया था कि कौन सी प्रोसेस जो है बैक्टीरिया में जो है वो कपल्ड प्रोसेस होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस होती है, मतलब एक तरफ से क्या होता है, मान लो कि ये आपका आरएनए बना है, ये आपका बन ही रहा है कि इससे प्रोटीन भी सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया गया, समझ रहे हो, तो ये बहुत फास्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोटी लाइन हो गई। इसके बाद थोड़ी सी और चीजें यहाँ पे मैंने लगाया है, जिसको भी मैं पढ़ लेता हूँ। हाउ द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटालाइज ऑल थ्री स्टेप विच आर इनिशिएशन। तो आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है। इट एसोसिएट ट्रांजिस्ट्री विद इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, तो ये सारी कहानी हो जाती है। बाकी ये आपकी स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करता है, ये मैंने आपको बता दिया। In bacteria, since mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, यानी कि कोई सेपरेशन नहीं है साइटोसॉल और न्यूक्लियस का बैक्टीरिया में। दूसरे लैंग्वेज में मैं ये बोल सकता हूँ, मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज अ कपल्ड इन द बैक्टीरिया। ये आपको लाइन याद रखनी है। तो ये कहानी हो गई। अब अगर मैं थोड़ी सी यूकैरियोटिक की बात करूंगा, बहुत डिटेल में हम इसको ब्रॉड लेवल पे आगे समझेंगे, अभी केवल हम मोटी मोटी स्टोरी यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ। अब यूकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे होगा? द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज इज द सेम इन यूकैरियोट एज इन द प्रोकैरियोट। बेसिक मैकेनिज्म तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है? नंबर ऑफ डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। नंबर ऑफ एसेसरी फैक्टर्स मुझे चाहिए होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। पहली बात तो आपने पढ़ा होगा ना यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जो मैंने मेगा रिवीजन के समय आपको ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंडिंग डी ए ऐसे करके कई सारी चीजें मैंने आपको दिखाया था, एच था। तो पर्टिकुलर मुझे बबल खोलने के लिए वो सारे फैक्टर्स चाहिए, हालांकि अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपके पास एक चार्ट होगा तो रिकमेंडेड रहेगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने उसको मेगा रिवीजन में बताया है कि कौन क्या कार्य करता है, ठीक है। तो उसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी अभी मैं केवल मोटी मोटी बात पे जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ एसेसरी फैक्टर नोन एज ए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एट प्रमोटर ऑफ, जो कि आपके पर्टिकुलर एमआरएनए ट्रांसफर आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर मुझे स्प्लिट जीन वाली स्टोरी मिल जाती है। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। जब आपका एमआरएनए बन के निकलता है तो यहाँ पर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होता है, जिसको मैं क्या करूंगा, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को मैं हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बोलता हूं, अंडरगो प्रोसेसिंग बिफोर गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस कार्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जब आपका हो जाता है तो जो आपका ये एमआरएनए बना है, यहाँ पे एक्सॉन है, इंट्रॉन है। तो ये जो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इंट्रॉन को हटाना होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं स्प्लाइसिंग बोलूंगा। और बाकी यहाँ पे आपकी बहुत सारी यहाँ पे प्रोसेसेस होती हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आपको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, फिगर के माध्यम से अगर आप यहाँ पे समझना चाहें, तो जब आपका आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा होगा तो यहाँ पे 5 प्राइम पर मुझे कैपिंग करनी होगी, जो कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आके जुड़ते हैं, ठीक है। तो 5 प्राइम पर कैपिंग होगा, 3 प्राइम पर पॉली एडेनाइलेशन होगा, बहुत सारे एडेनाइन को ऐड कर दिया जाता है, इनका अपना महत्व है, उसको हम समझेंगे कि कैपिंग मैंने क्यों कराई, एडेनाइलेशन क्यों कराया। बाकी यहाँ याद रखिएगा, जो यहाँ पे एडेनाइल एडेनिन ग्रुप को ऐड किया जाता है, यहाँ पे जो आपका पॉलीमरेज ट्रांसफर करता है वो आपका टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ट्रांसफर करता है, यानी कि उसको कोई टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं है, बस वो अंधी मारता हुआ एडेनिन को जोड़ता हुआ जाता है। 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड अभी पढ़ेंगे हम। और इस तरीके से आपका एमआरएनए जो होता है वो बनकर निकलता है, और बीच में देख लीजिए यहाँ पे आपके इंट्रॉन्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये जो येलो कलर से दिखाया गया है वो आपका एक्सॉन है, और बीच में आपका स्प्लाइसिंग हो गया। तो ये कहानी मैंने समझ लिया, समझ में आ रही है बात? अब थोड़ा सा डिटेल में मैं चलता हूं, जो कि आपको ऑलरेडी हमने दो एडिशनल यूकैरियोट्स के केस में थोड़ा सा और देख लीजिए, वही सारी बातें बताई गई हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बाकी दूसरे पैराग्राफ में स्प्लाइसिंग वगैरह मैंने आपको बताया है। एचएनआरएनए अंडरगोस एडिशनल प्रोसेसिंग कार्ड कैपिंग एंड टेलिंग।
कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो कि आपका मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको याद रखिएगा। ये जो हमेशा मेथाइल ग्रुप का जो डोनर होता है वो आपका सैम होता है। एस एडेनोसिल मेथ्योनिन, जब भी मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी बायोसिंथेटिक, तो मैंने आपको बताया था कि एस एडेनोसिल मेथ्योनिन जो होता है वो हमेशा क्या बोलते हैं कि आपका मेथाइल ग्रुप का डोनर होता है, तो उसको याद रखिएगा। जो कि आपके गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करता है 5 प्राइम एंड पर। टेलिंग में आपका एडिनाइल रेसिड्यू जो कि 200 से 300, याद रखिएगा, पूछेगा कितने एडिनिन मैंने ऐड किया, मैंने 200 से 300 ऐड किया, 3 प्राइम एंड पर किया, और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डराइव होगा। इट इज द फुली प्रोसेस एचआरएनए, जिसको मैं नाउ में एमआरएनए कह दूंगा, जो कि आपका एमआरएनए बन गया है जब उस पे मैंने कैपिंग और टेलिंग कर दी है। और इसके होने के बाद ये मतलब सुंदर सुंदर होकर क्या हो जाएंगे, ये आपके ट्रांसपोर्ट होके न्यूक्लियस में न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होके आपके साइटोसॉल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी आपकी समझ में आ रही है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँ कि एक्चुअल में आपका हुआ क्या, जो कि आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्री आपका एमआरएनए जो आपका था, उसमें हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया। तो सबसे पहले मैंने कैपिंग किया। कैपिंग जो होता है यूकैरियोटिक के प्री एमआरएनए में फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ये प्यूरिन होगा, जो कि आपका एडेनिन या ग्वानिन होता है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि आपका कौन सा पहला न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरिन है कि पैरिमडीन है। तो आपने कैपिंग ग्वानिन पर की है, तो ग्वानिन जो है वो आपका प्यूरिन है, तो याद रहेगा। 5 prime end पर the 5 prime end of the pre-mRNA is modified by addition of GTP called a 5 prime कैप होता है। ग्वानिन इन द जीटीपी इज आल्सो मॉडिफाइड बाय एडिशन ऑफ ए मेथाइल ग्रुप, जिसको मैं 5 मेथाइल ग्वानिन कैप करूंगा। और कैपिंग का प्रोटेक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है 5 प्राइम एंड को एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि जो आपके सिस्टम में एक्सोन्यूक्लियस हैं वो आपके एमआरएनए को डिग्रेड ना कर दें। इसी वजह से मुझे कैपिंग की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इनको प्रोसेस में लेकर जाना है, समझ रहे हो, इतनी जल्दी इनका ट्रांसलेशन मैं नहीं करा दूंगा। प्रोकैरियोट्स में तो साइमल्टेनियसली हो जा रहा था, तो वहां कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मुझे आवश्यकता है। और ये जो लिंकेज होता है ये आपका याद रखिएगा 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपने 5 टू 3 देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो लिंकेज है ये आपका 5 टू 5 है, जो यहाँ पे कैपिंग में किया गया है। एस एडिनोसिल मेथोनिन जो होता है ये आपका डोनर होता है मेथाइल ग्रुप का, हमेशा याद रखिएगा। दिस कैप इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन बिसाइड स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। और यही जो आपका कैप होता है इसको रिकॉग्नाइज करता है यूकैरियोट का जो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का होता है, 18S राइबोसोमल आरएनए जो होता है, 18S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इस कैपिंग को रिकॉग्नाइज करता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, के समय वो रिकॉग्नाइज करता है। तो इस लिहाज से भी कैपिंग करना मुझे बहुत आवश्यक है। तो कैपिंग से मैं उसको प्रोटेक्शन दे दूंगा कि मेरा एमआरएनए डिग्रेड ना हो जाए, और कैपिंग से ही मैं ये भी बता दूंगा अपने सिस्टम को कि यही पर्टिकुलर साइट है जहां से आपको ट्रांसलेशन इनिशिएट करना है। ठीक होगा। दो कहानी आपको समझ में आ गई। समझ में आ गई भाई। फिगर 7.2 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कैपिंग हो गया। फिर मैंने यहाँ पे स्प्लाइसिंग किया। स्प्लाइसिंग में क्या हुआ, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ प्री एमआरएनए में जो कि एक्सॉन इंट्रॉन दोनों थे, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस थे, मुझे केवल कोडिंग की आवश्यकता थी। तो मैंने प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए द इंट्रॉन को मैंने क्लीव कर दिया, एक्सॉन को जोड़ दिया, स्प्लाइस कर दिया। इसको मैंने क्या कहा, स्प्लाइसिंग कहा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, जिसको हम डिटेल में आगे जाके समझेंगे। बेसिकली केवल इतना हम याद रखेंगे। पॉली ए टेल में मैंने क्या किया, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्री एमआरएनए सीरीज ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को मैं ऐड करता गया 3 प्राइम एंड पर। द पॉली ए टेल अपीयर टू प्ले रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए बाय प्रोटेक्टिंग देम फॉर डिग्रेडेशन। तो यानी कि आगे से जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो कैप प्रोटेक्ट कर रहा है, और पीछे से कोई आके उसको डिग्रेड ना कर दे, उसके लिए पॉली ए टेल है। बाकी आप देख लीजिए, ये आपके आरएनए कोडिंग जीन्स थे, डीएनए पर आपका प्रमोटर था। ट्रांसक्रिप्शन किसने किया यहाँ पर, जो बेसिकली यूकैरियोट में होता है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ने किया। एमआरएनए की सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है। जब मेरा सिंथेसिस हो गया, तो मैंने यहाँ पे, मुझे जब यूकैरियोट्स की बात आएगी तो मुझे हमेशा वहां पे इंटरवाइनिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा, मुझे एक्सॉन देखने को मिलेगा, मुझे इंट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जब मेरा सिंथेसिस हो गया तो मेरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मेरा एमआरएनए था उस पे मैंने क्या किया, 5 प्राइम यूटीआर बोलते हैं, 3 प्राइम यूटीआर होता है, इसको मैं आपको सेपरेट समझाऊंगा जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने कैपिंग कर दिया। ठीक है, कैपिंग कर दिया, यहाँ पे मैंने टेलिंग लगा दिया। टेलिंग के लिए जो मेरा एंजाइम था वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट था, उसको टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं थी, बस वो एडेनिन 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 ऐड करता चला गया। ठीक है, ये कहानी हो गई। इसके बाद आरएनए को मैंने स्प्लाइसिंग कर दिया, इंट्रॉन को रिमूव कर दिया, प्रोटीन कोडिंग जीन आ गया, और वही चीज जाके आपका ट्रांसलेशन में होके आपका पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस कर देगा। समझ में आ रही है बात, इससे शानदार आपको क्या ही बताया जाए।
अब अगर मैं थोड़ा-सा मैंने 2-4 बुक्स में और देखा कि जो आपकी इम्पोर्टेंट बातें थी अगर मैं उसको बताना चाहूँ, तो कैपिंग के लिए जो कि आपका पता चल गया कि कैपिंग जो होता है वो 5 प्राइम एंड पर होता है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड आपका मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है, गुआनिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, कैप एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपका ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन में आपका राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। ठीक है, ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल इफ कैप इज लैकिंग। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अगर मेरे पास कैप नहीं है तो मैं ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि अगर कैपिंग नहीं है तो यूकैरियोट में ट्रांसलेशन नहीं होता है बिकॉज कैप इज आइडेंटिफाइड बाय 18s राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल यूनिट। तो यानी कि मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देता हूं, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफाइन करना होगा और आपने पूछ लिया उसने कि क्या यूकैरियोट में ट्रांसलेशन पॉसिबल है अगर मैं कैपिंग ना करूं तो भैया नहीं, कैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोटेक्ट तो करेगा ही, बाकी जब आपका राइबोसोम आएगा तो उसी कैप को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये कहानी आपकी हो गई। इसके बाद अगर मैं टेलिंग और स्प्लाइसिंग की बात करता हूं, तो टेलिंग इज द एडिशन ऑफ एडिनाइलेटेड रेसिड्यू अबाउट 200 से 300 एट द 3 प्राइम एंड पर ऐड किया जाएगा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में किया जाएगा, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा एंजाइम मैंने यूज किया, पॉली ए पॉलीमरेज। फिर मैंने स्प्लाइसिंग करा दिया, स्प्लाइसिंग जो मैं रिमूव किया एंड्रॉन को, ज्वाइन किया एक्सॉन को। ठीक है, और जिससे मेरा क्या बना, ऑर्डर इंट्रॉन आर रिमूव किए गए बाई स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एसएन आरएनए जो होते हैं वो आपके इंट्रॉन को रिमूव करने के काम आते हैं, और एक आपका एसएन आरएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं जिससे आपका स्नर्प्स बनता है, या आप हाई लेवल पे पढ़ेंगे। स्नर्प्स जो होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो कि आपका एसएन आरएनए और एसएनआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, द फुली प्रोसेस्ड एचआरएनए को हम क्या बोलेंगे, एमआरएनए बोलेंगे, और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा न्यूक्लियस से साइटोसॉल में, फॉर किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। समझ में आ गई कहानी आपको? तो ये सारी स्टोरी मैंने आपको लगा दिया था, बाकी कुछ और भी चीजें यहाँ पे समझते हुए जाइए। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूं तो मेरे पास प्रोकैरियोट में प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। यहाँ पे दो सीक्वेंस होता है, एक आपका -10 पर होता है, मतलब अपस्ट्रीम पर, याद रखिएगा आपने पढ़े होंगे, और एक आपका -35 पर होता है। तो प्रिब्नो बॉक्स जो होता है ये मेरा सीक्वेंस TA 80 होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और कहीं कहीं पर आपका 35 सीक्वेंस पर भी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोट में। इसके बाद यूकैरियोट में मेरा क्या रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है, मेरा हॉगनेस बॉक्स होता है। अब चूंकि मैं आपको याद करा दूं, यूकैरियोट्स में मान लो ह्यूमंस आते हैं, ठीक है, तो एच का ह्यूमन निकाल के हॉगनेस से जोड़ देना तो तुम्हें क्लियर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ह्यूमन के केस में मेरा हॉगनेस बॉक्स होगा, और पी से प्रोकैरियोट, पी से प्रिब्नो बॉक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका 7 बेस पेयर का लॉन्ग होता है, याद रखिएगा। टाटा आप इसको कह सकते हैं TA 80, बेसिकली यही होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सीक्वेंस जो है वो आपका TA 80 है, यहाँ पर आपका TA फिर टी आता है, तो सिंपली ये आपका टाटा होता है। ठीक है, तो मैं इसको टाटा बॉक्स भी कह सकता हूँ, जिसको प्यार से टाटा बॉक्स कहते हैं। और यूकैरियोट में अगर आप आओगे तो टाटा कौन है, रतन टाटा को भी अगर आप याद कर लोगे तो क्या है, वो ह्यूमन है, और क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तो उससे भी आप याद कर सकते हो कि टाटा बॉक्स किसमें होता है, वो आपके ह्यूमंस में होता है। ठीक है, जो कि 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम पर होता है, और एक सीक्वेंस कैट बॉक्स भी होता है जो 70 से 80 बेस पेयर सीक्वेंस पे पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास टाटा बॉक्स है और कैट बॉक्स है। स्प्लिट जीन की डिस्कवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रॉबर्ट और फिलिप शार्प ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अभी एसआरबी में, साइंटिस्ट के नाम से भी पूछा जाता है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, याद रखिएगा 1993 में शायद मिला है, बाकी इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो फिलिप शार्प और रॉबर्ट्स को इनको नोबेल प्राइज दिया गया। यूकैरियोटिक जीन में एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। अब थोड़ी सी कहानी में आगे लेकर जाता हूं, इनहिबिटर्स। मैंने बार बार बोला है रेप्लिकेशन पढ़ाया, उसके इनहिबिटर सर्च कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज मैं शायद बताना रह गया था कि रेप्लिकेशन में बहुत सारे आपको इनहिबिटर मिलेंगे जो कि आपके एंटी कैंसर ड्रग के तरीके यूज किए जाते हैं, और फिर बहुत सारी कहानियां होती हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको टोपो आइसोमरेज पढ़ाया था, ठीक है, उसके लिए एक एंटीबायोटिक आपने शायद दिखाया भी होगा, सिप्रोफ्लेक्सासिन एक आती है। तो सिप्रोफ्लेक्सासिन जो होती है वो आपके टोपो आइसोमरेज का इनहिबिटर होता है, या गाइरेज का इनहिबिटर है, समझ रहे हो? तो इस तरीके का चार्ट आपको मिल जाएगा, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं बढ़ता हूं, और अब मैं आपको इनहिबिटर्स पढ़ाऊंगा। तो इनहिबिटर्स जो आपके पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन के होते हैं, उसमें आपके तीन बेसिकली इनहिबिटर हैं। एक्टिनोमाइसिन एक होता है जो कि क्या करता है, आल्सो नोन एज ए डेक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं, सिंथेसाइज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से, और ये बेसिकली बाइंड करता है
विथ डीएनए टेम्पलेट स्टैंड से और ब्लॉक करता है आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ब्लॉक करता है। तो यानी कि आपके डीएनए के स्टैंड से बाइंड कर जाता है एक्टिनोमाइसिस माइसिन डी जो होता है। ठीक है, दिस वाज द वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर। इसके अलावा रिफैम्पिन जो होता है ये भी आपकी एंटीबायोटिक है। ये बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी में यूज करते हैं और ये आपके बीटा सब यूनिट से जाके बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज के। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि बीटा बीटा डैश ये दो थे। तो ये केवल और केवल आपके किस पे बाइंड करता है, बीटा सब यूनिट पे बाइंड करता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी अल्फा एमनिटीन आपको याद रखना है, जो कि आपका टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, मशरूम से मिलता है, एमनिटिया फोलिडियाइस इसका नाम है। इस इसमें क्या होता है, दिस मशरूम इज डिलीशियस इन द टेस्ट बट पॉइजनस ड्यू टू द टॉक्सिन। खाने में तो बहुत ही आपका स्वाद वाला होता है, लेकिन ये पॉइजनस होता है और ये बेसिकली आपका बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ। और इसको याद रखिएगा, इसका एक सीक्वेंस होता है कौन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आपका सेंसिटिव होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये कहानी मैंने समझा दिया। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हमने स्प्लाइसिंग को पढ़ा, तो अगर कभी खराब स्प्लाइसिंग हो जाती है तो उससे एक डिजीज कॉज होती है, उसको मैं क्या बोलूंगा, बीटा थैलिस्मिया होता है। अगर आपसे पूछा गया कि कौन सी डिजीज जो है वो गलत स्प्लाइसिंग होने से हो गई, तो फाल्टी स्प्लाइसिंग जो होते हैं वो आपके डिजीज कॉज करते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ एचआरएनए हैज टू परफॉर्म, फाल्टी स्प्लाइसिंग में रिजल्ट इन द डिलीज। इसमें आपका बीटा थैलिस्मिया होता है। दिस इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द रिजल्ट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड चेंज एट एन एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन पर चेंज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, आपकी बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होती है वो सिंथेसिस नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं इसको बीटा थैलिस्मिया बोलता हूँ। बाकी बहुत सारे होते हैं थैलिस्मिया, अल्फा बीटा डेल्टा ऐसे करके कुछ होते हैं। ठीक है, तो आपको बीटा वाली याद रखनी है। तो कि मैंने आज ये भी समझ लिया कि अगर स्प्लाइसिंग में कोई दिक्कत आएगी तो मेरी डिजीज भी होने की संभावना है। इसके बाद एक प्रोसेस आपका और होता है जिसको मैं आरएनए एडिटिंग बोलता हूं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, बाकी समय रहेगा तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे। बट अभी मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि आरएनए एडिटिंग क्या होता है। द सीक्वेंस इन द डीएनए डिटरमाइन द कोडिंग सीक्वेंस इन द एमआरएनए, फाइनली द अमाइनो एसिड सीक्वेंस बनेगा, मतलब डीएनए से ही आपका एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन रिसेंट ईयर में चेंज इन द, अगर मैं कोडिंग इन्फॉर्मेशन बाई एडिट कर दूं एमआरएनए को ही, तब भी मैं कहानी बदल सकता हूँ। कहने का मतलब है कि आपको जो आपका मेन क्राइटेरिया है, मेन आपका इंटरेस्टिंग चीज है, वो आपका प्रोटीन था। अब आपका डीएनए से आरएनए बना, और मैं अगर चाहता हूं कि मैं डीएनए में कोई चेंज ना करूं, मैं इसी, क्योंकि आरएनए को पढ़ के तो प्रोटीन बनाएगा, अगर मैं इसी आरएनए लेवल पे एडिट कर दूं, उस सीक्वेंस को चेंज कर दूं जिसको पढ़ के प्रोटीन बनाया जाएगा, तो मैं उसमें कलाकारी कर सकता हूं। ठीक है, और सिस्टम में भी आपके देखे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, वन एग्जाम्पल, इट एस्टिमेटेड दैट अबाउट 0.01% ऑफ द एमआरएनए जो होते हैं वो आपके एडिटिंग में जाते हैं। तो वन एग्जाम्पल इज द कन्वर्जन ऑफ सीसीसीएए कोडॉन इन द एमआरएनए ऑफ एपोप्रोटीन जो होता है, बी होता है, टू यूएए बाय द एंजाइम साइटिडीन डीएमिनेज। यानी कि आपका एंजाइम है साइटिडीन डीएमिनेज। इससे मैंने क्या किया कि सीएए जो आपका ये कोडॉन था, तो आपको पता है आपके तीन स्टॉप कोडॉन है, ओकर अंबर ओपर, यूएए, यूएजी और यूजीजी, इस तरीके से कोडॉन है। तो मैंने क्या किया, इस साइटिडीन में केवल अगर मैं इसमें से साइटोसिन को हटा के यूरेसिल कर दूं तो ये मेरा स्टॉप कोडॉन बन जाएगा। तो मैंने सीएए कोडॉन को चेंज कर दिया यूए में, जिससे क्या हुआ कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम जीन द लीवर सिंथेसाइज ए 100 केडीए प्रोटीन एपोबी, वाइल द इंटेस्टाइनल सेल जो है वो आपका 48 केडीए प्रोटीन बना रहा है। जिससे क्या हो गया कि मैंने जो आपके मान लीजिए कि नॉर्मल प्रोसेस में वो 100 केडीए का प्रोटीन बना रहा था, अब वही चीज जो है वो आपका कम सीक्वेंस पर स्टॉप हो गया, जिससे वो प्रोटीन 48 केडीए की हो गई। तो ये जो कहानी हुई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए टर्मिनेशन कोडॉन फ्रॉम सीए इन द आरएनए एडिटिंग। तो आरएनए एडिटिंग में जो मैं करता हूं उसमें मैं ये कहानी देखी गई है कि आपके प्रोटीन को मैंने कम कर दिया, साइज को कम कर दिया, और उसके मतलब समझ रहे हैं। तो ये सारी स्टोरी जो होती है वो आरएनए एडिटिंग से रिलेशन है। तो मोटा मोटा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कोडॉन लाके जोड़ दिया। बाकी कौन सा एंजाइम मैंने यूज किया, तो मैंने साइटिडीन डीएमिनेज को मैंने यूज किया। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। बाकी एक चीज जो मैंने, जब जीन एक्सप्रेशन की कहानी हमने स्टार्ट की थी उसी समय मैंने आपको बताया था कि आपका जो टोटल आरएनए होता है उसमें जो कोडिंग करता है वो केवल 4% होता है। मोस्टली 98% या 95% जो होते हैं वो आपके नॉन कोडिंग आरएनए है। कोडिंग में केवल आपका एचएन आरएनए या फिर आपका एमआरएनए आएगा। बाकी इतने सारे जो हैं, चाहे वो टीआरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो, एसएनआरएनए हो, स्नो आरएनए हो, एससीआरएनए हो, ये सब आपके नॉन कोडिंग आते हैं। तो सिंपल सा अगर आपसे पूछा कि नॉन कोडिंग कितने हैं, तो 95 से 96% या कहीं कहीं पर आपको 98% भी देखने को मिलेगा।
ठीक है? तो यहाँ पर मेरे एंड से ट्रांसक्रिप्शन मैंने खत्म कर दिया है। प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक का सारी चीज़ें मैंने जो एक बेसिक फिनोमिना था वो मैंने बता दिया है। बाकी एक बार हायर बुक्स अगर आप रीड करेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। बाकी ट्रांसलेशन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस से लौट के एक बार जो आपकी मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशंस होगी, जो बबल्स वगैरह में कैसे-कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, तो उन चीज़ों को मैं खत्म कर दूँगा। बाकी इतनी चीज़ें भी पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में डेफिनिटली आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर से मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल फँसेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और कहीं पर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो उसको भी एप्रिशिएट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।